जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th है, चैप्टर 5 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और इस वीडियो में आप सबके लिए समकालीन दक्षिण एशिया से जितने भी VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वह सारा का सारा आपको इस वीडियो में अच्छे तरह से समझाने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि ये जो चैप्टर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो प्लीज आप इस वीडियो को लगातार शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो मेन पॉइंट होगा वही आपको छूट जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो प्लीज आप शुरू से लेके अंत तक देखिए। और अभी तक आपने चैप्टर 5 का नोट्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, क्योंकि ये जो नोट्स है ना, इसी के आधार पे आपको सब्जेक्टिव तैयार किया जाता है, फिर उसी के आधार पे आपको ऑब्जेक्टिव तैयार किया जाता है। तो पहले आपका नोट्स तैयार होना चाहिए बेहतरीन तरीका से। और हम आपको जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो सारा का सारा NCERT बुक पे होता है। तो प्लीज आप जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां पर क्लिक करके आप सारा चैप्टर का नोट्स देख सकते हैं। जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक आप चैप्टर का नोट्स देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं या PDF लेना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए। PDF हम कुछ ही % आपको दे पाएंगे जो कि फ्री है। तो गूगल पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। और वहां पर जाने के बाद आपको सर्च करना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। और ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, सारा सब्जेक्ट का टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं बिना किसी पैसा दिए हुए, ठीक है। लेकिन वही भी बात करें पेड ग्रुप के क्या फ्यूचर रहेगा सर, क्या क्या मिलेगा। देखिए, अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव मिलेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आना है तो आना है, मेरे द्वारा गेस क्या मिलेगा। ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वो भी आपके गेस क्या मिलेगा। मॉडल पेपर मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव मिलेगा। ये सब सारा चीज आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर आपको सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा, आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज आप एक बार जम के शेयर कर दीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, और आप शेयर भी बहुत ही कम करते हैं और आप सबका सपोर्ट भी बहुत ही कम आ रहा है। और अब आपका कर्तव्य है कि लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो वीडियो को लाइक वगैरह कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। क्या आप सब रेडी हैं? यस या नो आप फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या आप सब रेडी है? यस या नो। चलिए बिल्कुल, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम रेडी है। चलिए आप स्टार्ट करिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छे से। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि दक्षेस क्या है, व्हाट इज सार्क। देखिए, बोर्ड एग्जाम में 2 तरह से प्रश्न पूछेगा। आपको पूछेगा कि सार्क किसे कहते हैं, सार्क की स्थापना कब हुई थी और इसमें कुल कितने देश है, किसी तरह से पूछे या दक्षेस पूछे। तो अगर आप ये उत्तर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलना है तो मिलना है। और सार्क के रिलेटेड तो प्रश्न पूछा है, सार्क आसियान और एक है यूरोपीय संघ। तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आना है तो आना है, ये निश्चित होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी आता है, ठीक है, लेकिन ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। देखिए उत्तर में क्या करा है कि दक्षेस का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है। संघ मतलब क्या होता है, एक आदमी नहीं होता है, इसमें कम से कम 5, 6, 7, 8 आदमी होता है। जैसे 2 आदमी 3 आदमी से होता है, उसी 10 आदमी होगा तो उसमें संघ बन जाता है। तो उसी प्रकार जो है ये दक्षेस क्या एक प्रकार के संघ है, ठीक है। दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के सम्मेलन में हुआ था। अब समझिएगा क्या कह रहा है, ये सार्क पूछे या दक्षेस पूछे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी तो आप बताइएगा दिसंबर 1985 को। कब हुआ था प्यारे, फटाफट कमेंट करते हुए चलेगा। दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। कहां पर हुआ था प्यारे, तो ढाका में हुआ था। कहां पर हुआ था, ढाका में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई, किसी सार्क की स्थापना हुई थी, जैसे आसियान की स्थापना हुई थी तो टोटल 5 ही देश थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर 5 देश शामिल हो गया। तो उसी प्रकार जो है ये दक्षेस की स्थापना हुई थी तो कितने देश थे, 7 देश के सम्मिलित होके रहे थे। यहाँ के जैसे नेता हो गए, जो भी हो वो शामिल हुए थे। तथा सार्क की स्थापना हुई, मतलब तब जाके क्या हुआ, सार्क की स्थापना हुई।
ये देश है भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका तथा मालदीव। यह दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत थी। मतलब कहा जा रहा है आज का चैप्टर का नाम क्या है, दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, आपके भारत आ गए, पाकिस्तान आ गए, बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गए, आपके भूटान आ गए, श्रीलंका आ गए, ये सब देश आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं देशों के मौतलत क्या हुआ था, ये जो आप देख रहे हैं सार्क कह सकते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अतः ये थी वर्तमान में अफगानिस्तान को भी इस संघ में सम्मिलित कर लिया गया। अतः इस संघ के सदस्यों की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई है। अब तक 19वें शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। और अब आपको कमेंट करके बताना है कि 19वें शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था प्यारे। 19वें शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, वो आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सार्क में कुल कितने देश है, तो कितने बताइएगा, 8 है। क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अफगानिस्तान क्या है, लास्ट में जुड़ा है, अभी कुछ दिन पहले ही जुड़ा है, ये भी आप याद रखिएगा। तो अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप तो लाइक कर सकते हैं ना, कि अब हमको सर अच्छा लगा है तो हम लाइक कर सकते हैं। और शेयर तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कर दिया होगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सार्क के क्या उद्देश्य है। अब देखिए ये जो किसी न किसी देश जो मिलकर कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 4 भाई एक साथ रह रहे हैं, एक साथ रह रहे 4 भाई एक ही घर में, तो क्या होगा, ये घर क्या होगा, डेवलप होगा। लेकिन वही भाई अगर चारों बंटवारा करके अलग अलग रहते हैं, तो एक तो जमीन में हो गया, गैस चूल्हा में ज्यादा खपत होगा, खान पीन में दिक्कत का जल लेना होगा। तो ये क्या होता है, इसमें कम विकास हो सकता है। लेकिन चारों भाई में से एक भाई जो है खाना पड़ना में देख लेगा, और 3 भाई जो है अगर विकास करता है तो दुगुना तिगुना विकास होगा। तो उसी तरह से जो है एक देश विकास नहीं कर पाएगा, इसीलिए सार्क की स्थापना किया गया था, जिसमें सारे देश, जैसे कहते हैं 7-8 जो देश, 8 देश थे, वो मिलकर क्या किए, विकास किए। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं अच्छे तरह से। यहाँ पर कह रहा है कि सार्क की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। मतलब सार्क की स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण करने की कामना तथा उनके जीवन स्तर को सुधारना। जैसे नहीं कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान ही देखिए कितना बिगड़ा हुआ है, कितना खराब स्थिति हो गया है वहां पर। अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे तो बहुत ही अकाली जीवन से जी रहे थे। तो यहाँ जो दक्षिण एशिया में जो देश आते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका को देखे होंगे, अभी कुछ दिन पहले ही कोविड-19 में क्या हुआ था, इसका हालत बिगड़ गया था, खराब स्थिति चल रहा था। तो इसका जो अर्थ एक ही है, कल्याण करना। कल्याण करना, सभी देश मिलकर एक देश का कल्याण करना जो पिछड़ रहा है। ठीक है, तथा उनके जीवन स्तर को सुधारना। इनका जो जीवन स्तर किस लेवल का है, नहीं कहते कि फ्री फायर में 1 लेवल चले, 2-3 लेवल भाई लेवल चले, उसी तरह से लेवल में उसको क्या क्या मेंटेन करना। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या कर रहा है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति की प्राप्ति करना तथा इस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठा के अवसर प्रदान करना। अब समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे। देखिए ये जो है दक्षिण एशिया में जो कि 8 देश आपको देखे है, यहाँ पर जो सार्क में जो दक्षिण एशिया में जो 7 से 8 देश है उसमें नवीकरण कर सकते हैं, चीन अंग नहीं है इसका। ठीक है, वहां पर आर्थिक विकास में कर सकते हैं, जो पैसा वगैरह जो हो गया उसके माध्यम से थोड़ा सा डेवलप करना है। सामाजिक में देखते होंगे अभी भी जो होता है बहुत ही मानसिकता बहुत ही खराब रहता है लड़का और लड़की के प्रति। सांस्कृतिक के उन्नति, मतलब नहीं होता कि अपना जो कल्चर है वो कभी भूलना नहीं चाहिए, ये सब वगैरह हो गया। ठीक है, तथा इस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठा के अवसर प्रदान किया जाए। अगर आपने कभी फोटो में देखा होगा तो हम कुछ दिन पहले समथिंग 6 से 7 मंथ पहले देखे होते कि जो सबसे बुजुर्ग लोग, जिसका जो एज समथिंग हो सकता है 70 से 80 साल का था, वो नीचा बैठा हुआ था। देखिए वो गरीब था इसके कारण नीचा बैठा हुआ था। लेकिन जो 20 साल का है, 25 साल का है, या 30 साल का मान सकते हैं, या 35 साल का मान सकते हैं, इतना साल का जो एज है वो टाई वगैरह लगाया हुआ है, तो वो अमीर है। तो किस चीज में बैठे थे, कुर्सी में बैठे थे। लेकिन इज्जत किसको मिलना चाहिए था, जो 70 से 80 साल के हैं उनको मिलना चाहिए। तो ये जो है इसका कर्तव्य यही था कि सभी व्यक्तियों को क्या है, प्रतिष्ठा मिल पाए, इज्जत मिल पाए। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट समझते रहिएगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो और अच्छी बात है। अब देखिए दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करना तथा उसको बढ़ावा देना। आत्म सामूहिक जो होता है ना, कि जैसे अगर कोई देश आप पे आक्रमण कर रहा है तो सब के सब मिलके उस पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, और आत्मनिर्भरता जो होता है अपने आप पे डिपेंड होना, ठीक है, वो करना चाहते हैं दक्षिण एशिया। ये समझ में आ गया। एक दूसरे की समस्याओं को पारस्परिक विश्वास, सूझबूझ तथा
अभी मूल्य की दृष्टि से देखना, मतलब कि जैसे अगर भारत, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ये सब देश के बीच में जो पारस्परिक विश्वास होना चाहिए, क्या चीज का, सूझबूझ, अच्छी सी कार्य वगैरह करना चाहिए। नहीं कि अगर पाकिस्तान अगर हमला करे तो भारत भी करेगा, हम करना चाहिए, करेगा क्यों, तुमने क्यों गलती किया है, ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो हम 2 प्रश्न कराए हैं, इसमें से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सार्क के बारे में जानते हैं कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में थी। इसका स्थापना कहाँ था, ढाका में हुआ था, ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। और इसमें कितने देश थे, तो 8 देश थे। पहले 7 देश थे, लेकिन एक बाद में जुड़ गए, कौन, अफगानिस्तान, तो 8 हो गए। तो ये ज्यादा खास करके लिए आपके लिए MVVI प्यारे, क्या है, MVVI जो है आपके लिए ये है, फर्स्ट नंबर प्रश्न से ज्यादा आपके सेकेंड नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दक्षिण एशिया किसे कहते हैं, दक्षिण एशिया किसे कहते हैं, तो उत्तर में आपको लिखना है कि दक्षिण एशिया में 7 देश, जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करके किया जाता है। मतलब जो इसमें जो देश है, कितने देश थे, 7 थे, जैसे सार्क भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। और तथा अफगानिस्तान और म्यांमार को शामिल किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाए, अगर आपसे हम ही पूछते हैं, तो क्या इसका उत्तर आप क्या दीजिएगा। अगर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्या भारत, सॉरी क्या भारत नहीं, क्या चीन दक्षिण एशिया का अंग है, क्या चीन दक्षिण एशिया का अंग है, तो यस या नो, आप सब फटाफट बताइएगा, यस या नो, है या नहीं है, तो आप बताइएगा सर। नहीं है, क्या है, नहीं है, लेकिन एक प्रमुख क्षेत्र में आते हैं, क्या है, प्रमुख क्षेत्र में आते हैं, राइट। अब आगे चलिएगा। यहाँ पर जो आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में दिखेगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति को खुले द्वार की नीति की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए चीन ने क्या किया था, खुले द्वार की नीति अपनाए थे, या खुले द्वार की नीति अपनाए थे। वो जो अपनाए थे, कब अपनाए थे, 1978 में अपनाए थे, और अपनी मनमानी के साथ कार्य करते थे, जो मन में आता था वो कार्य करने लगे। तो ये चलाई थे कब, 1978 में, कब चलाए थे, 1978 में। इसके कारण चीन अद्भुत प्रगति की ओर आने वाले वर्षों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो आपके सामने 5 नंबर में क्या है प्यारे, कि भारत पाकिस्तान के बीच संबंध पर प्रकाश डाले तथा उन दोनों के बीच मनमुटाव के प्रमुख बिंदुओं को बतावे। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा हम कह सकते हैं हाई लेवल का है प्यारे, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबरी है। कितना है, 5 नंबर का प्रश्न है, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बारे में पूछ रहा है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश है, बिल्कुल ये दक्षिण एशिया में ही आते हैं। 1947 से पहले दोनों एक ही राजनीतिक सीमा में आते थे, मतलब कहा जा रहा है कि 1945 हो गया, 1944 हो गया, 1943 हो गया, ये सब जो समय है, उस समय में क्या था, ये जो पाकिस्तान है वो क्या है, भारत का ही अंग था, क्या था, अंग था, ठीक है। दोनों के बीच में भाईचारा अच्छा था लेकिन लेकिन 1947 के विभाजन के बाद वर्षों की भाईचारा दुश्मनी में बदल गई। क्या हुई, मतलब कि वर्षों की जो भाईचारा थी वो क्या हुई, दुश्मनी में बदल गया। यद्यपि दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार लाने के लिए अनेक बार समझौता हुआ। देखिए अगर कोई दुश्मनी हो रहा है, तो उसको सुधारने के लिए क्या होता है, समझौते होते हैं। अगर आप उसे स्वीकार करते हैं तो समझौता ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो बेकार हो जाता है। लेकिन यह सफल न हो सका, मतलब कि जितने भी समझौता वगैरह हुआ है, कारगिल के युद्ध देखे होंगे आपने, बहुत सारा युद्ध जो हुआ है, विवाद वगैरह, वो कोई भी समझौता नहीं हो पाया है। लेकिन इन दोनों देशों के बीच मन मुटाव के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। मतलब कि मन मुटाव, मतलब कि इन दोनों के बीच में अच्छा संबंध कभी नहीं रहा है, जो कि इस प्रकार है, देख सकते हैं ये पॉइंट बनाया गया है, और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए प्यारे आगे पॉइंटों को देखिएगा, थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा कैसा तो नहीं लग रहा है, जिसके कारण कभी कभी आपको देखने को दिक्कत दे रहा होगा, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास जरूर कीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर देखिएगा कश्मीर में पहले दिया गया है कि पाकिस्तान का कहना है कि 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने दबाव में आकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, लेकिन ये सत्य नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, जनता के सहमति से नहीं, अतः इसके लिए लोक निर्णय जानना आवश्यक है। लेकिन भारत जनमत
सर्वेक्षण कराने से मना करता है, मतलब कि जो जनता है उसके सर्वेक्षण जो होता है पूछताछ करवाने के लिए मना करता है कि हम नहीं करेंगे, भारत का कहना है। बिल्कुल सही बात है भाई। बात देखिए, ये जो कश्मीर है वहां पर अधिकतर जो है मुस्लिम ही है। और ये जो राजा हरि सिंह है, ये क्या है, एक प्रकार के हिंदू राजा थे उस समय। और ये जो है क्या है, वो अलग ही अपना कह सकते हैं देश बना के रह रहे थे। अलग ही, जब ये जो बावन में बट गया था, मतलब कह सकते हैं 1947 में जो हो गया था उस समय, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया होगा। आगे पॉइंट को देखिए क्या करे कि नदियों के जल का विवाद, मतलब कि नहीं होता है कि जल विवाद के लिए बड़ा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। सिंधु भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली एक प्रमुख नदी है। बिल्कुल, ये जो सिंधु नदी जो आपने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा होगा पहले ही चैप्टर में, तो ये क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली जो है क्या है, एक प्रकार के नदी है। 1960 में उस नदी के जल के उपयोग को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। जब भारत उस नदी पर वुलर परियोजना का निर्माण कर रहा था, तो पाकिस्तान इस पर अपना आपत्ति व्यक्त कर रहा था। मतलब ये होता है, नहीं होता है कि कुछ हम नियम वगैरह लागू कर रहे हैं या कोई चीज का हम उपयोग करना चाहते हैं, जैसे पानी हो गया, ठीक है। ये पानी कुआं है और ये इसमें से हम पानी का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, ये दूसरा जो देश है उसमें जहर डाल देते थे। इसमें क्या होगा, ये पानी का हम यूज नहीं कर पाएंगे। वही पाकिस्तान कर रहा था उस समय, मान सकते हैं। ठीक है। अब आगे पॉइंटों के देखते हैं, यहां तक तो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सियाचिन हिमखंड सीमा ही सॉरी सियाचिन हिमखंड जो है जम्मू कश्मीर का उत्तरी भाग है, जो कि बर्फीला, एकदम बर्फीला है, एकदम यहाँ पर जो माइनस में रहता है एक तरह से, जिसे सियाचिन हिमखंड के नाम से जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान इसे अपना प्रदेश मानता है, जिस जिससे भारत विरोध करता है। जिसका क्या करता है, जिसका यहाँ पर, ठीक है, जिसका भारत विरोध करता है, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप कोई क्षेत्र जो है, जैसे मान लीजिए ये जो जम्मू कश्मीर का जो बर्फीला उत्तरी भाग जो है बर्फीला है, वो बहुत यहाँ पर ठंडी ठंडी रहता है, तो पाकिस्तान कहता है कि हमारा है और भारत कहता है कि हमारा है। मतलब अरे भाई, विरोध तो होगा ही होगा, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान कहता है कि हमारा है, तो भारत इसका क्या करता है, विरोध करेगा, करेगा ही बिल्कुल। ठीक है। सरक्रिय में क्या है, सरक्रिय गुजरात में स्थित है, दलदली भूखंड है, लेकिन महीने पाकिस्तान इसे अपने क्षेत्र में होने का दावा करता है, लेकिन भारत नहीं मानता है। बहुत ऐसा विवाद है जिसमें भारत और पाकिस्तान के विवाद चलता ही आ रहा है। ठीक है। सीमा पारी आतंकवाद, पाकिस्तान के मदरसे में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो भारत में घुस कर हिंसात्मक गतिविधियों करते हैं, परंतु पाकिस्तान इसे आतंकवाद नहीं मानता। मतलब कहा जा रहा है यहाँ पर प्यारे, ये जो पाकिस्तान जहां पर देख रहे हैं वहां पर शिक्षा दिया जाता है, किस चीज के लिए, आतंकवादियों के लिए पढ़ाया जाता है, बढ़िया से ट्रेनिंग दिया जाता है। और वो क्या करते हैं, आतंकवादी भारत में घुसकर क्या करते हैं, घुसकर हिंसात्मक गतिविधियों के, मतलब कि हिंसा के लिए, मारपीट के लिए वो क्या करते हैं, भारत में घुसकर किसी को मारपीट कर चला जाता है। और पाकिस्तान इसे क्या कहता है, आतंकवादी नहीं मानता है, जो कि गलत बात है। गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है प्यारे। ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए 5 नंबर का था, जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके सामने 6 नंबर में क्या है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। अरे भाई, जहां पर आतंकवादियों को शिक्षा दिया जा रहा है, अलग अलग से मारपीट हो रहा है, वहां पर लोकतंत्र को तो खैर जल्दी एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में आपको पता है पहले से ही सेना तंत्र भी रहा, राजतंत्र भी रहा था, और आप जाके देखेंगे तो अभी जो है लोकतंत्र है या नहीं है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर देखिएगा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग की प्रमुख कठिनाइयां निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। मतलब कहा जा रहा है कि लोकतंत्र जो है इसकी स्थापना में क्या हुआ था, बहुत सारी कठिनाइयां आई थी। सबसे पहले सेना, सबसे पहले क्या है, सेना। पाकिस्तान में स्वतंत्रता के बाद शासन में सेना वर्चस्व रहा। मतलब कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान अलग हो गया, भारत और पाकिस्तान एक साथ था, जब पाकिस्तान अलग हो गया, कह सकते हैं 1947 के बाद, वो क्या हुआ, उसके बाद वहां पर सेना का वर्चस्व रहा था। क्या था, किसका वर्चस्व था मेरे प्यारे बच्चों, सेना का था। मतलब कि वही प्रधानमंत्री है, वही राष्ट्रपति है, सारा चीज कौन है, सेना ही है। ठीक है, वर्चस्व रहा। और वहां के लोग सैनिक शासन को ज्यादा पसंद करते थे, मतलब सेनाओं को बहुत ही ज्यादा अधिक प्रेम करते थे और अधिक पसंद भी करते थे, क्योंकि इस प्रसंग से उनका मानना है कि देश की सुरक्षा
खतरे में नहीं पड़ेगी। मतलब अगर सैनिक के हाथ में है देश तो क्या होगा, वो खतरे में नहीं पड़ेगी। लेकिन ये गलत बात है, सैनिक तंत्र बहुत बेकार होता है, सेना के हाथ में रहेगा तो बेकार है ना भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, धर्म सापेक्षवाद। लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष देशों में चल सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक इस्लाम देश है जहां लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है मुस्लिम ज्यादा है, जिसके कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर चलना मुमकिन नहीं है। क्या ये क्या कह सकते हैं, लोकतंत्र, ठीक है। धर्म गुरु एवं भूस्वामी, क्या है, धर्म गुरु एवं भूस्वामी। जैसे पाकिस्तान में धर्म गुरु और भूस्वामी अभिजात वर्गीय लोग हैं, जो लोकतंत्र के जगह सैनिक शासन को ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब ये सब जात है, एक तरह से कह सकते हैं, इसको पसंद करते हैं, किसको, सैनिक तंत्र। सैनिक मतलब समझते हैं ना, कि जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, ये सब बड़ा बड़ा जो होता है, कर्नल हो गया, इन सबको कहा जाता है सैनिक तंत्र में लिया जा सकता है, ठीक है, या सैनिक शासन में। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में क्या है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं है। मतलब कहा जा रहा है कि जो लोकतंत्र अगर करेगा, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करेगा, तो उसमें जो होगा अदर देश के जो है उसमें समर्थन नहीं मिलेगा। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अमेरिका में लोकतंत्र है लेकिन वह सैनिक शासन को ज्यादा समर्थन दिया है। कौन, ये अमेरिका। अमेरिका देखिए कितना दोगलापनी काम कर रहा है, क्या कर रहा है, दोगलापनी काम कर रहा है। इसमें क्या क्या है प्यारे, इसमें क्या किया गया है, ये जो अमेरिका में लोकतंत्र है, लेकिन अमेरिका चाहता है किस चीज को, सैनिक तंत्र को पसंद करता है। लेकिन ये तो क्या है, हरामी वाला काम है। क्या आप तो खुद दूध के धुले हुए हैं, और सॉरी, आप तो पहले से ही काला हो, और दूसरे को कह रहे हो कि आप काला है, आप काला है, ठीक है, एक तरह से ये हो सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दरिद्रता और अज्ञानता। दरिद्रता मतलब समझते हैं ना, कि जिसके पास कुछ खाने वाला है कि नहीं हो सकता है। अज्ञानता तो खैर आप जानती हैं, जिसके पास ज्ञान के कुछ भी नहीं हो ट्रस्ट कर सकते, ठीक है। पाकिस्तान के अधिकांश लोग दरिद्रता और अज्ञान से ग्रसित है, और वे लोकतंत्र को नहीं समझ पाते हैं। नहीं होता कि अगर आप किसी के सामने अगर अच्छा अच्छा स्पीक दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको लाइफ में बन के क्या करना है, फलना चिलना, आप ऐसा दीजिए, बताइए, ये बड़ा आप बोले जी, देखिए ना कितने बोले जी, बड़का बाप के बेटा है ना, बाप ये ना ना फला चीज एकदम लत इतना लतियाल बोलेगा ना, कि मत समझिए, इतना मत पूछिए। गजब ही तरीका से है, जो कि इसको समझा रहे हैं अच्छे खासे के लिए आप ही, ठीक है। जिसके पास अज्ञानता कह सकते हैं, वही लोग के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर जातीय संघर्ष, आपको पता है श्रीलंका में बहुत जोर शोर से चला हुआ था। उत्तर में देखिए क्या करा है, कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में बसा एक द्विपक्षीय पड़ोसी देश है। क्या है, यहाँ द्विपक्षीय होना चाहिए, द्वीपीय या द्वीपीय कह सकते हैं, पड़ोसी देश है, जो 1948 में आजाद हुआ। बिल्कुल 1948 में आजाद हुआ। 1947 में कौन हुआ, भारत हुआ, और 1948 में कौन हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ। तथा 1978 में इसका संविधान लागू हुआ। लेकिन यहाँ की कुल जनसंख्या में तमिलों की आबादी कम है और सिंधली की आबादी अधिक है। देखिए ये जाति के ऊपर डिपेंड करता है। क्या करता है प्यारे, देखिए भारत में भी जाति प्रथा है, जाति बहुत मायने रखता है। और यहाँ जो श्रीलंका देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो तमिल तमिल जो जाति होती है, उन सब की जो जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, कह सकते हैं। तमिल 500 थी, तमिल 500 थी, तो सिंधली की आबादी अधिक है, सॉरी 500 है, और सिंधली की आबादी जो है 5000 है। तो कौन जीतेगा, आपको कौन लग रहा है जीतेगा, तो कहिएगा सर सिंधली जीतेगा, और तमिल क्या होगा, हार जाएगा। अतः बहुसंख्या सिंधली तमिलों पर अत्याचार करते थे। ये जो सिंधली जो जाति थी, जिसकी जनसंख्या 5000 मान सकते हैं, और जो तमिलों पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। नहीं होता कि जाति प्रथा में, अगर देखिएगा आज के जमाना में भारत में ही देख लीजिए, भारत में क्या होता है, जो छोटे जात होते हैं, छोटे जात जैसे राजपूत जो हो गया, और उससे भी बड़ा जो होता है कोई बड़ा बड़ा जो जात ले लीजिए, और एक जो होता है आपको चमार ले लीजिए, उन समय क्या करता है, भेदभाव अभी भी करता है कि नहीं करता है, अत्याचार करता है। उसे कोई राजनीतिक सामाजिक अधिकार नहीं था, किसको, छोटे छोटे जाति को। अतः तमिलों ने अपने हितों की रक्षा के लिए 1980 में लिट्टे नामक एक संस्था का गठन किया। आपके कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि लिट्टे किसका संस्थापक सदस्य है, लिट्टे किसका संस्थापक सदस्य है, तो श्रीलंका का है प्यारे। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि लिट्टे किसका संस्थापक सदस्य है, तो श्रीलंका का। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी। कब हुई थी, 1980 में। जिसके जिसके सबसे बड़े नेता प्रभाकरन थे। इसी संस्था के नेतृत्व में तमिलों ने एक एक संगठित आंदोलन चलाया,
इस तरह सिंधली एवं तमिल के बीच विवाद श्रीलंका में जातीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। देखिए श्रीलंका में जो है जातीय संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो सिंधली क्या है, सिंधली जाति है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक है तमिल जो कि आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये तमिल और सिंधली के बीच में क्या था, संघर्ष चल रहा था और ये श्रीलंका में चला भी था, ठीक है। और लिट्टे नामक जो संस्था उन्होंने ही इसके द्वारा ही बंद किया होगा, ठीक है। और श्रीलंका में जो है शुरू से ही कह सकते हैं 1948 से ही क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिस तरह से भारत में है उसी प्रकार, ठीक है। और ये आपका लास्ट प्रश्न है कि साफ्टा समझौता के बारे में आप क्या जानते हैं। साफ्टा समझौता भी बहुत जरूरी है कि साफ्टा समझौता मुख्य उद्देश्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान से मुक्त व्यापार हो सके। देखिए याद रखिएगा ये जो साफ्टा है, ठीक है, साफ्टा एक नंबर में हो गया। दूसरा नंबर में जो है सार्क है, तीसरा नंबर में जो प्यारे है आसियान है, और चौथा नंबर में जो है आपका यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय। ये चारों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉमन है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। देखिए ये जो है ना आपका जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जैसे भारत यहाँ पर हो गया, हम जब आपको समझा रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, थोड़ा सा ये भारत हो गया, ठीक है, और ये पाकिस्तान हो गया। भारत इसको थोड़ा सा मदद करेगा और पाकिस्तान खैर क्या मदद करेगा, गरीब देश, गरीब भिखमंगा जो देश है वो क्या मदद करेगा ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा मोरा सहयोग करना है, मुक्त व्यापार फ्री वगैरह करना, जैसे कोई टैक्स वगैरह नहीं लागू होगा, ये सब कर दिया था, ठीक है। तो ये सब अगर आपने देख लिया है, बहुत मजा आया होगा क्लास में। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं वैसे अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं प्यारे, तो गूगल पे चले जाइए और वहां पे सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है। इसके बाद क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा सेकेंड लिंक, देख रहे हैं सेकेंड लिंक, या तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना क्या है, देखिए आपको अगर टेस्ट देना है तो यहाँ पर देखिए आपको क्लास 10th 12th ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, फर्स्ट में ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप सारा सब्जेक्ट का टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, जो भी, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का टेस्ट देना चाहते हैं, हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए। और देखिए इसमें कितने बच्चे हैं, 363 बच्चों ने टेस्ट दिया है। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नाम डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आप टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। वहीं पर बात करें ऑब्जेक्टिव, आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ देखिए नीचे आइएगा, इस तरह से आ जाइएगा नीचे आएगा तो पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन दिख रहा होगा। उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज आपको, तो चैप्टर 5 पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, समकालीन दक्षिण एशिया। इस पे क्लिक करिएगा और पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्टिव आप फ्री में पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको किसी तरह का पैसा वगैरह नहीं लगेगा और डिटेल के साथ दिया गया है। 33 प्रश्न है, कल पढ़ के आप जरूर आइएगा, हम इसी का कल टेस्ट आपको लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, अभी के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।